इसको बंद कर दो। हाँ जी, हमने सारा हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कंप्लीट कर लिया था। अब बता सकते हो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टार्टेड टू फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स। विच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टार्टेड फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। In which type of organizations only one member, only the eldest member has unlimited liability? In which type of organization all the owners of the organization are mutual agent of each other? In which type of partnership? In which type of partnership the business comes to an end after the project is over? Types of partnership की थी ना आपने. In which type of partnership the partnership comes to end after the work is over? Particular partnership. ठीक है. Can a partner of unregistered partnership firm, can a partner of an unregistered partnership firm suit a file against the firm? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? कैन अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म? फॉल्स. इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी? इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपल्सरी? नो, इट इज वॉलंटरी. ठीक है. नेम द डॉक्यूमेंट which consist of the terms and conditions of the mutual relationship of the partners. Partnership deed. The partner who gives only his name but does not share the capital, risk and profits to the firm is known as nominal partner. ठीक है. And the partner who by his past behavior was deemed as the partner, now he will be deemed as, जो पिछले बिहेवियर से पार्टनर बना था, अब उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ठीक है. पास्ट बिहेवियर के कारण जो अब पार्टनर बनेगा उसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहेंगे. ठीक है. थोड़ा सा रिवीजन हुआ हमारी पिछली क्लास का. सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलना है. मैंने असाइनमेंट भेजे हैं, उसमें भी मैंने इन चीज़ों को बहुत. बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसमें मैंने सोल के हिसाब से बेटा एडवांटेजेस वही तो ना, आपसे यही तो पूछा है कि ये वाला एडवांटेज किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में है. वो सोल में नहीं बेटा, आपको ना आपने एडवांटेजेस पढ़े हैं ना. जैसे मान लो मैं कहूँ लिमिटेड पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी एडवांटेज किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो मैंने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें तो आपको उसमें चुनना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा. इजी फॉर्मेशन एडवांटेज किस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो मैं आपको ऑप्शन दूंगी. वैसे तो औरों में भी होंगे, लेकिन मैंने ऑप्शन में जो ऑर्गेनाइजेशन दी है आप उसको चूज़ करोगे. ठीक है. अनलिमिटेड लायबिलिटी इज द डिसएडवांटेज ऑफ विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब वो दो का है वैसे तो, मेन तो है ना सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. तो या तो मैं आपको दूंगी चेक ऑल द क्वेश्चंस, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे. नहीं तो मैं आपको जो ऑप्शंस दूंगी ना उनमें से कोई एक दूंगी, बाकी के होंगे जिनमें अनलिमिटेड लायबिलिटी डिसएडवांटेज नहीं होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे. ऐसे ही फीचर्स क्या आएंगे कि बताइए ये चीज़ किसका फीचर है.
ठीक है। तो यही इसीलिए मैंने आपको ये असाइनमेंट्स इस तरह के मैं भेज रही हूँ, क्योंकि आपको इसी टाइप की से तैयारी करनी है। तो मतलब एक तरह से क्या आपको सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद भी करने हैं और समझने भी हैं, तभी तो आप पहचान पाओगे कि ये वाला एडवांटेज कौन सी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का है ना, ये फीचर किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का, ये आप तभी पहचान पाओगे। क्या चल रहा है भाई इतनी देर से क्लास में, ये तो बता दो मुझे। आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है कंपनी के ऑनर को? कौन होते हैं कंपनी के ऑनर्स को, क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? एक नेचुरल पर्सन कौन है? हम लोग, ठीक है, जो बायोलॉजिकली जो पैदा होते हैं। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? जो लॉ से क्रिएट होता है, जो कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके जिसका क्रिएशन होता है, उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। इसको पर्सन क्यों कहते हैं? इसके अपने अस्तित्व है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसके पास राइट्स हैं। ये अपने नाम से प्रॉपर्टी, ये अपने राइट्स को यूज़ कर सकता है और इसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। इसको भी पेनलाइज किया जा सकता है। पेनल्टी सुनी है कभी, पड़ती है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पेनल्टी पड़ना सुना है कभी, कि इसको ये पेनल्टी पड़ी, इसको ये पेनल्टी पड़ी, इसके ऊपर जुर्माना लगा? किसी व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी लगते सुना है? सुना है? सुना है? सुना है ना? तो तुमने किसी व्यक्ति की बजाय किसी और ऑर्गेनाइजेशन पर सुना है कि पेनल्टी लगी, उसको जुर्माना भरना पड़ा? कभी नहीं सुना? बताओ किसके ऊपर सुना है? जैसे कंपनी कभी कुछ गलत करते तो भी पेनल्टी लगती है। अच्छा, और कभी आपने ये सुना है कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे इतने पैसे मुआवजे के देगा? सुना है? रेलवे कौन है? रेलवे कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। हालांकि वो जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। या अगर आपके पास सामान गलत पहुंच गया तो फ्लिपकार्ट आपको उसका जुर्माना देगी। फ्लिपकार्ट कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हुई हैं। हाँ जी, सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया मैंने आपको। इसके बाद फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड कॉस्टली है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगता है। बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारी लीगल प्रोसेसेस हैं जिनको कंप्लीट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, एंड इट ऑल टेक्स मनी एंड टाइम बोथ, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इट इज़ एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंस विद सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट बिफोर इट कैन स्टार्ट फंक्शनिंग। यानी कि इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता कि आज आपका मन आया कि कंपनी स्टार्ट कर दें तो आपने 2 दिन के अंदर अंदर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। आपको उसके लिए बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस को, बहुत सारे लीगल स्टेप्स हैं, उनको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन, इसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप इसका यही होता है, कागज़ पूरे करो और डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, एंड आफ्टर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन गेट योर कंपनी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन का भी मैंने मीनिंग बताया था। परपेचुअल क्या मतलब, वो अभी बताया था मैंने परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग। स्टार्टेड बाय लॉ एंड एंडेड बाय लॉ, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ जी, कि किसी भी शेयर होल्डर की एग्जिस्टेंस से आने, लीविंग और एंटरिंग ऑफ एनी और ऑल द शेयर होल्डर्स एट वंस कैन नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। चाहे सारे शेयर होल्डर्स एक साथ चले जाएं, चाहे सारे शेयर होल्डर्स एक साथ कंपनी को छोड़ दें, तब भी उस कंपनी की वर्किंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी एंडेड ओनली बाय द
लॉ। उसको एंड करने का भी उसी तरह से प्रोसेस है जैसे इसको स्टार्ट करने का प्रोसेस है। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन अ कंपनी। इस वाली ऑर्गेनाइजेशन में सभी मेंबर्स की, चाहे किसी ने कंपनी स्टार्ट की है, किसी का भी आइडिया हो, सबकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। द क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ अ कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स सिंस इट इज़ द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओव्स द डेट। क्योंकि इसकी अपनी एक अलग एंटिटी है, ये अलग से इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। तो जो भी लोन लिया जाता है वो कंपनी लोन लेती है, ना कि उसके मेंबर्स। ठीक है। द मेंबर्स कैन बी आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द लॉस ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। कि अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर खरीदा है जिसमें वो 80 रुपये पे कर चुका है, 20 रुपये अभी उसको देने बाकी हैं और कंपनी को लॉस हो गया, तो वो मैक्सिमम कितने रुपए देगा या बिल्कुल नहीं देगा? कंपनी, एक शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर खरीदना है जिसमें उसको 80 रुपये तो दे चुका, 20 रुपये अभी वो देगा। इस बीच कंपनी को लॉस हो गया, कितने रुपए वो पे करेगा? 20 रुपये। जितने उसने कह रखे हैं केवल उतने, उससे ज़्यादा चाहे कंपनी को जितना मर्जी लॉस हो जाए, वो मैक्सिमम 20 रुपीज़ से ज़्यादा पर शेयर। अगर उसने 100 शेयर ले रखे हैं तो उसको 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। तो उसकी लायबिलिटी उस कंपनी में जितने उसने शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, में पैसा इन्वेस्ट किया, उसी तक लिमिटेड है। और अगर उसने कुछ पैसा उसका शेयर्स के अगेंस्ट देना बाकी है तो वो देगा। इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया। इसके बाद कॉमन सील। अब कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है और उसकी जिम्मेदारी लेता है तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी अगर किसी व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी बनानी हो तो हम क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं भाई? आप लोगों के सब्जेक्ट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। कल को आप टीचर को ये ना कहो कि मैंने तो ये कहा था, आपने ये वाले सब्जेक्ट दे दिए, तो हम आपसे क्या करवा रहे हैं? साइन। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी काम की जिम्मेदारी दी जाती है, पूरी उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, अकाउंटेबल ठहराया जाता है, तो हमेशा उससे उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं। तो कंपनी कैसे सिग्नेचर करेगी? उसके तो हाथ पैर हैं ही नहीं। कंपनी के हाथ पैर ना जो है, हाथ पैर और माइंड का काम कौन करता है? उसके मैनेजर्स। ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स, इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने अगर साइन किया है तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की है, उस अकेले व्यक्ति की नहीं है? ये बात कैसे पता लगेगी? कंपनी के तो साइन है ही नहीं उस पर। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट पर कोई साइन करता है, प्रिंसिपल मैम साइन करती हैं, तो हम हमेशा आपसे क्या कहते हैं, नीचे क्या लगवाओ? स्टैम्प। इससे स्टैम्प लगाने का मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी स्कूल की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। ठीक है। और जो भी साइन करने वाला व्यक्ति है वो उस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में साइन करता है। तो ऐसे ही कंपनी की भी अपनी एक कॉमन सील होती है। सील मतलब एक तरह से स्टैम्प, गोल होती है वो, सील कह देते हैं उसको हम। और जिस भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी को लायबल ठहराया जाता है, द डॉक्यूमेंट विच आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी आर ऑलवेज साइंड बाय विद द सील ऑफ द कंपनी। यानी कि उसके ऊपर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उसके मैनेजर साइन करेंगे तो साइन करने पर उससे पहले वो उसके ऊपर कंपनी की सील लगाएंगे, तब पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी की सील नहीं लगी हुई तो वो कंपनी के ऊपर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। समझ गए? और वो सील भी पहले रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाई जाती है कि कंपनी किस नाम से, कंपनी की क्या सील होगी और किस सील से वो साइन करेगी, तो कंपनी के ऊपर वो बाइंड होगी। ठीक है। इसके बाद रिस्क बियरिंग। कौन रिस्क बियर करता है? कंपनी में जब इतना पैसा, इतना बड़ा काम हो रहा है तो नेचुरल बात है रिस्क भी है। किस चीज़ का रिस्क है? रिस्क ऑफ लॉस। उसको कौन बियर करेगा?
शेयर होल्डर क्या बराबर बियर करेंगे जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, यानी कि उनकी शेयर होल्डरशिप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो उनका रिस्क बियर विल बी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम। ठीक है, हाँ जी। मेरिट्स इसके क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी लिमिटेड है, पहला इसका फायदा यही है। दूसरा फायदा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाया था। आप लोग बहुत ब्लैंक फेसेस लेकर बैठ जाते हो क्लास में। आप लोगों ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे, ध्यान रखना, और प्रॉपर होंगे। और ध्यान रखो कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं दे आर मोर टफ। जो MCQ एग्ज़ाम्स आर इवन मोर टफ देन रिटन एग्ज़ाम। ये मत सोचना ओनली टिक ही तो करके आना है किसी, जहाँ पर आपका गलत टिक होते ही पूरा नंबर आपका माइनस होता चला जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में? इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? हाँ, ब्याज। और भी एक मीनिंग बताया था मैंने इंटरेस्ट। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अपना फायदा। इंटरेस्ट का हम कहते हैं ना उसका इस चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, तो हम ये पूछते हैं उसका इसमें क्या ब्याज है। क्या पूछते हैं? उसका इस चीज़ में, वो इस चीज़ को क्यों करना चाहती है, उसका क्या इंटरेस्ट है। यहाँ पर इंटरेस्ट का क्या मतलब हुआ कि उसको क्या बेनिफिट है, उसका क्या फ़ायदा है। तो किसी बिजनेस में क्या फ़ायदा होता है, किसी कोई व्यक्ति बिजनेस को क्यों ज्वाइन करता है, किस इंटरेस्ट से ज्वाइन करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है तो क्या इंटरेस्ट होता है उसका? सैलरी। कोई व्यक्ति किसी को ब्याज पर पैसा देता है तब उसका इंटरेस्ट होता है। कोई किसी को अपनी किराए पर ज़मीन देता है, मकान देता है, तो क्या इंटरेस्ट होता है उसका? किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसका? रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का? बोलो। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कि क्या हम अपने फ़ायदे को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या हम अपने प्रॉफिट लेने का जो हक है वो हम किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम अपने शेयर्स अगर किसी दूसरे व्यक्ति को सेल कर देते हैं तो ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट विच वाज बिलोंगिंग टू अस। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ वेरी इजी। ठीक है, चलिए अब क्लास ओवर करती हूँ मैं। रूम खाली पड़ा है क्या क्या? हो आज गया? हॉल में तो शायद उनका कुछ है प्रोग्राम, बच्चे। तो क्यों उनकी क्लास नहीं है, रूम अलॉटेड नहीं है? वो हिंदी का बात करके होता है ना, कभी कहीं लेके जाती हूँ, कभी कहीं लेके जाती हूँ। तो नहीं तो जैसे जिस क्लास के साथ तो एक रूम में बच्चे हिंदी के बैठते हैं, दूसरे में हिस्ट्री के बैठे कौन सी? तो ओनली हिस्ट्री के मतलब ओनली उसी सेक्शन के बच्चे हैं, किसी और के साथ कंबाइन नहीं है। अच्छा, तो कभी तो वहाँ बैठती हूँ, कभी यहाँ। वहाँ पर वो रूम नंबर 9, 10 खाली होगा उस बिल्डिंग में। अभी इतना गंदा पड़ा है, साफ करने की स्थिति में नहीं है। मैं तो हॉल में लेती थी ना। अच्छा अब कहाँ से आज कहाँ लेके जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोचती थी आपके साथ कंबाइन ले लूँ, लेकिन उनके टाइम टेबल में था नहीं अब तक, तो बुक नहीं लेके आया, कुछ भी नहीं लेके आया। तो वैसे बिठा के पढ़ा दो। आज ये बच्चे, आज ये बच्चे ऐसे हैं फिर, लेकिन हम लोग तो समझा रहे होते ना। नहीं, बुक के बिना तो नहीं, पर फिर भी अब मेरे भी आज बिजनेस स्टडीज़ के बच्चे बुक्स नहीं लाए थे तो भी अब उन्हें, हाँ